नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। दी लल्लन टॉप इस वक्त है उत्तराखंड देवभूमि में उत्तराखंड इलेक्शन 2022 कवरेज के लिए। और अभी इस वक्त हम खड़े हुए हैं कलेक्ट्रेट रोशनाबाद में हैं यहाँ, और यहाँ नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। कल आखिरी दिन है। यहाँ पर काफिला देख सकते हैं, तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई है और यहाँ प्रत्याशी आ रहे हैं, अपना नामांकन करा रहे हैं। तो उसी तरह का यहाँ पूरा चुनावी जो माहौल है वो है, और इसी के बारे में कि यहाँ चुनावी समीकरण क्या बन रहे हैं। हरिद्वार जो 11 विधानसभा क्षेत्र लिए हुए हैं, क्या वहाँ पे पॉलिटिकल समीकरण बन रहे हैं, मेन मुद्दे क्या हैं, वो सब बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोकल पत्रकार हैं मुदित अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है मुदित जी आपका दी लल्लन टॉप में। धन्यवाद। सबसे पहले तो यही बताइए कि सबसे बड़ा ज़िला है, 11 विधानसभाएं हैं, क्या समीकरण बन रहे हैं इस बार, आप जो देख पा रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं आपको कि पिछली बार के जो आंकड़े थे, जो 8 और 3 के आंकड़े थे, यहाँ पर 8 भाजपा की सीटें जीती थी और 3 सीटों पे कांग्रेस के विजयी प्रत्याशी हुए थे। लेकिन इस बार कुछ समीकरणों में चेंज दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से विधायक जो सिटिंग विधायक हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं एक एंटी कमेंसी का फैक्टर है, काम कर रहा है। उससे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ सीटों में शायद फ़र्क आएगा। 8 से कम सीटें हो सकती हैं, कांग्रेस की कुछ सीटें बढ़ भी सकती हैं। और कहीं ना कहीं जो आपने दखल दी है यहाँ पर आके, आपके दखल देने से कहीं ना कहीं समीकरणों में थोड़ा सा चेंज दिखाई दे रहा है। वोटों का कटान होगा, कांग्रेस के भी कुछ वोटों जाएंगे आपकी तरफ, और कहीं ना कहीं भाजपा के कुछ वोट डाइवर्ट होंगे उधर। तो कहीं ना कहीं उससे भी कहीं ना कहीं इन रिजल्टों में फ़र्क आ सकता है। और आने वाली संभावना ये है कि बीजेपी के सीटों में कुछ कमी हो सकती है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की सीटों में हो सकता है 1-2 सीटों को बढ़ावा हो जाए। जी। एक और पार्टी शामिल हुई, दिल्ली मॉडल, जिसकी बड़ी चर्चा होती है, अरविंद केजरीवाल का। क्या कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहा है जिस तरह से दिल्ली मॉडल को यहाँ पर भी लाने की बात की जा रही है? और कुछ क्या आपकी पॉलिटिक्स को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने यहाँ पर दखल दी, उपस्थिति दर्ज कराई है अपनी, और निश्चित रूप से उसकी उपस्थिति तो हुई है, लेकिन ये कहा जाए कि वो बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट देने वाली है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। क्योंकि अभी शुरुआत है, आपके कैंडिडेट भी ऐसे हैं कि उनकी अभी कोई बहुत पहचान नहीं है, लोग जानते नहीं हैं, नए कैंडिडेट्स हैं, तो उनकी पहचान अभी बन रही है, आप खड़ी हो रही है धीरे धीरे। लेकिन ये सही है, एक तीसरी पार्टी के रूप में आपने अपने आप को प्रस्तुत किया है, और भविष्य के रूप में कहीं ना कहीं पार्टी अगर इसी तरह से काम करती रही तो आने वाले 5 साल के बाद जो चुनाव होंगे, आप एक मजबूत पार्टी के रूप में कहीं ना कहीं विकल्प के रूप में खड़ी होगी भाजपा और कांग्रेस के बीच। और हमने तमाम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, बार बार लोगों का हमें रिक्वेस्ट आ रहा है, लोकल दल, उत्तराखंड क्रांति दल जैसे, क्या उनका अभी स्टेटस है, किस तरह से वो पॉलिटिक्स में पार्ट ले रहे हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहें? देखिए, लोकल दलों की कहीं ना कहीं स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बसपा ने कभी यहाँ कुछ अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन बसपा की स्थिति भी आज की स्थिति में बहुत अच्छी नहीं है। रही क्रांति दल वगैरह, ये दल कहीं ना कहीं सिमट गए हैं अपने आप में, 1-2 सीट इससे ज़्यादा ऊपर बढ़ नहीं पा रहे, और कहीं ना कहीं राजनीतिक दखल अंदाजी नहीं कर पा रहे जिस तरह से करना चाहिए था। माना जाता था कि क्रांति दल जब आया था तो ये माना जाता था कि उत्तराखंड की पार्टी है, वो उत्तराखंड में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, लेकिन उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर पाई। आज भी उसकी स्थिति यही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप उससे ऊपर आके खड़ी हो गई है, और आपने अपने आप को प्रस्तुत किया है, अपने आप को प्रेजेंट किया है, और जिस तरह से कैंडिडेट उनके काम कर रहे हैं और जिस तरह से काम कर रहे हैं, आप उनसे कहीं ना कहीं ऊपर निकल गई है, और आप एक तीसरे विकल्प के रूप में कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस के साथ खड़ी हो रही है। मुदित जी, मुद्दों पे हम तमाम चीज़ें देख रहे हैं, बेरोज़गारी, महंगाई। हरिद्वार की पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो यहाँ क्या मेन मुद्दे दिखाई सुनाई पड़ रहे हैं? वोटर्स किन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं? ये हकीकत है कि यहाँ पे महंगाई और रोज़गार तो मुद्दा है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा व्यापारियों का है। क्योंकि हरिद्वार का जितना कारोबार है वो टूरिस्ट के बेस पे है, आने वाले यात्रियों के बेस पे है। तीर्थयात्री आएंगे, टूरिस्ट आएगा तो उनसे इनका व्यापार चलेगा। लेकिन कोरोना काल के जो 2 साल गुजरे हैं, उस पूरे कोरोना काल में व्यापार लगभग चौपट हो चुका है। व्यापारी बहुत परेशान है यहाँ का, और कहीं ना कहीं व्यापार को फिर से खड़ा करना, और जिस तरह से तीर्थ यात्रा कुछ ही महीने चली यहाँ पे, वो तीर्थ यात्रा भी कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुई ऋषिकेश की हो। तो व्यापारियों का मेन मुद्दा ये है कि कहीं ना कहीं व्यापार उनका खड़ा हो, वो दोबारा से अपना व्यापार कर सकें, और कहीं ना कहीं यात्रा यहाँ से शुरू हो सके, और जो व्यापार ऋषिकेश की तरफ डाइवर्ट हुआ है वो हरिद्वार आ जाए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं वो व्यापारी की एक मांग है, और व्यापारी चाहता है कि व्यापार उनका सबसे पहले खड़ा हो, जिससे उनका अपना जीवन भी चले, व्यापार भी चले, और हरिद्वार का जीवन भी चल पाए। एक और नेशनल पॉलिटिक्स में धर्म संसद का बहुत हम देख रहे हैं महीनों से, जब से हुआ है 17-19 दिसंबर, बड़ा चला है।
उसका भी इम्पैक्ट हमें लोकल पॉलिटिक्स पे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या आपकी ऑब्जर्वेशंस रही हैं? देखिए, धर्म संसद का निश्चित रूप से प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये खुले रूप में पड़ेगा। जिस तरह से कहीं ना कहीं जो विपक्षियाँ पार्टियाँ, भाजपा की विपक्षी जितनी पार्टियाँ ये आरोप लगाती रही कि भाजपा ध्रुवीकरण कर रही है, उस मुद्दे से कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण हो सकता है, लेकिन हो सकता है कुछ पार्टियों को उससे परेशानी भी हो। इसी हिसाब से चूँकि धर्म संसद हुई, उसमें कुछ संतों का, अच्छे संतों का भी उपस्थिति हुई, लेकिन उसके बाद जिस तरह से धर्म संसद आगे चल रही है, गिरफ्तारियाँ हुई हैं या आगे को चल रही हैं, उसमें लगता नहीं कि उस तरह से संत समाज शामिल हो पा रहा है। हो सकता है संत समाज शामिल है, संत समाज नहीं धर्म संसद और हिंदुत्व की बातें करता है, उनके समर्थन में भी खड़ा होता है, लेकिन खुले रूप से संत समाज सामने नहीं आ रहा है। और निश्चित रूप से फर्क तो कहीं ना कहीं राजनीति पे डालेगा। मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरीश रावत, हरदा के नाम से लोकल में जाने जाते हैं। उनकी सीट में बदलाव हुआ, सीट बदल दी गई रातों रात, और उनकी बेटी अभी हरिद्वार रूरल से कैंडिडेट के तौर पर खड़ी हुई है। पिछली बार वो यहाँ से चुनाव हारे थे। तो कैसे देखते हैं कि क्यों ये हुआ और किस तरह की राजनीति या इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही होगी कांग्रेस में, उस पर आप कुछ बता सकें हमें? देखिए, हरीश रावत जी पिछली बार चुनाव हारे, और जिनसे हारे वो इस समय कैबिनेट मंत्री हैं, स्वामी यतीश्वरन। हरीश रावत जी का 2 विधानसभा से एक साथ चुनाव हारना, मुख्यमंत्री रहते हुए, कहीं ना कहीं उनकी प्रतिष्ठा उससे बहुत डाउन हुई, निश्चित रूप से गिरी है। अब चूँकि रामनगर से उनका टिकट रिगुलर हुआ, रंजीत रावत जी ने वहाँ से फिर चुनाव लड़ने की बात करी, उसको लेके कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स, गुटबाजी जो कांग्रेस में है वो कहीं ना कहीं उससे सामने आई। अंततः उनको टिकट बदलना पड़ा, हरीश रावत जी को रामनगर सीट छोड़नी पड़ी। अंततः कहते हैं यहाँ पर उनकी बेटी रेणुका रावत, वो अनुपमा रावत चुनाव लड़ने के लिए आ रही हैं। उनका टिकट यहाँ से हरिद्वार ग्रामीण से फाइनल हुआ है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वो हरीश रावत से ज़्यादा आगे जा पाएंगी। हरीश रावत जी का जो कद है, हरीश रावत जी का जो स्टाइल है, जो काम करने का तरीका है, उससे पब्लिक में उनकी पहचान है, उनके प्रति लोगों का रुझान है। लेकिन अनुपमा जी उनकी बेटी हैं, इस नाते तो उनकी तरफ रुझान हो सकता है पब्लिक का, लेकिन राजनीतिक स्तर पे अभी अनुपमा जी उस स्तर पे नहीं है जो रावत जी का मुकाबला कर सके। तो कहीं ना कहीं उतने उनके संभावनाएं कम है। लेकिन और दल वहाँ भाजपा स्वामी यतीशानंद मैदान में है, कहीं ना कहीं वहाँ पे अपना आप से नरेश शर्मा मैदान में है, जो कभी भाजपा में हुआ करते थे, पार्टी बदल के आप में गए हैं। कहीं ना कहीं उन सब लोगों में कहीं ना कहीं चुनाव में एक रंग आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुदित जी, जो आपने हमें हरिद्वार, पर्टिकुलरली हरिद्वार के बारे में जो ओवरव्यू दिया है, यहाँ का क्या पॉलिटिकल समीकरण बन रहे हैं, क्या बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर, व्यापारियों की आपने बात की, और जो हरीश रावत जी के बारे में आपने बताया, वो पूरी चीज़ें, सारी जानकारी के बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दर्शकों से बताना चाहेंगे, हम लगातार उत्तराखंड चुनाव कवरेज पर हैं और लगातार आपको सारी अपडेट्स देते रहेंगे। जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।